ओके, तो पिछली क्लास में हम लोग एवीएल ट्री में इंसर्शन की बात कर चुके हैं और इंसर्शन में हमें रोटेशन के थ्रू कैसे हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी रिस्टोर करेंगे वो भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीशन इन द एवीएल ट्री। डिलीशन इन एवीएल ट्री। तो डिलीशन में भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो ना जो अभी हमने पहले डिस्कस किए वैसे ही मिलेंगे, माइनर डिफरेंसेस मिलेंगे। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिलीशन। तो आपको याद होगा कि बाइनरी ट्री में डिलीशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है। सेम वही यहाँ भी है, क्योंकि एबीएल ट्री इज ऑल्सो ए बाइनरी ट्री, है ना। तो सबसे पहले यू नीड टू लोकेट द नोड। लोकेट द नोड। कैसे लोकेट करेंगे नोड को ट्री में? सर्च से, बाय सर्च एल्गोरिथम। ओके, और सर्च एल्गोरिथम सेम है जो बाइनरी ट्री में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज नो न्यू एल्गोरिथम। ठीक है, सो नोड जैसे ही आपने लोकेट कर लिया, आपको नोड की लोकेशन पता चल गई। नाउ आपको जो बाइनरी ट्री में पॉसिबिलिटी जो है डिलीशन के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, उन केसेस को आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द केसेस। केसेस से मतलब मेरा है कि जब आप नोड को डिलीट कर रहे हैं तो जो नोड डिलीट होने वाला है वो लीफ नोड है या लीफ का पेरेंट है, मतलब नोड विथ 0 चाइल्ड और नोड विथ 1 चाइल्ड और नोड विथ 2 चाइल्ड। आपको याद है ना, बाइनरी ट्री में यही 3 पॉसिबल केसेस थे। ठीक है, तो आपको याद होगा बाइनरी ट्री में डिलीशन के केस जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो 2 चाइल्ड वाला केस है, एक नोड जिसे आप डिलीट कर रहे हैं जिसके 2 चिल्ड्रन हैं एक्चुअली, तो वो जो केस है वो अल्टीमेटली नोड विथ 1 चाइल्ड या लीफ नोड वाले केस में बदल जाता है। तो अल्टीमेटली 2 ही केस आपके पास रहते हैं। एक, या तो आप लीफ नोड को डिलीट करते हैं, या फिर केस 2 में आप पेरेंट ऑफ लीफ नोड डिलीट करते हैं। ओके, यही 2 केसेस हैं जो आपको बाइनरी ट्री में देखने को मिलते हैं। नाउ एबीएल ट्री में ये जो पेरेंट ऑफ लीफ नोड है, इस केस में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस है, लेट मी टेल यू। आपको याद होगा कि जब आप एक पेरेंट नोड को डिलीट कर रहे हैं बीएसटी में, तब आपको ऐसा केस मिलता है। ठीक है, या तो इसका एक ही चाइल्ड होगा नोड का, ये नोड है जिसे डिलीट करना है आपको तो इसका एक चाइल्ड था, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी एक चाइल्ड है और इस चाइल्ड के फर्दर और चाइल्ड या सब ट्री हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे। नाउ आई वांट टू टेल यू कि ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी आपको एबीएल ट्री में देखने को नहीं मिलेगी। बाइनरी ट्री में तो हो सकती है, बट एबीएल ट्री में ये पॉसिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एबीएल ट्री में आपको देखने को ये मिलेगा कि या तो आप लीफ नोड को डिलीट कर रहे हैं, और अगर पेरेंट को डिलीट कर रहे हैं तो पेरेंट जो नोड होगा उसका एक ही चाइल्ड होगा और उस चाइल्ड वो चाइल्ड लीफ नोड होगा। दैट मीन्स उसके फर्दर चाइल्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसके पीछे रीजन है। लेट मी ड्रॉ ए डायग्राम। अब आप देखिए, अगर मैं इस ट्री को ऐसे बना लेता हूँ, मैंने मान लिया कि नहीं ऐसा नहीं है, लीफ नोड के चाइल्ड हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम इस ट्री को देखें तो ये अब एबीएल ट्री रहेगा ही नहीं। कैसे नहीं रहेगा? लेट्स से इसकी हाइट 1 है, तो इस नोड की हाइट कितनी होगी? 2। और ये जो सब ट्री है इसकी हाइट 0 होगी क्योंकि एम्प्टी है, तो हाइट का डिफरेंस कितना है? 1। तो ये नोड अभी बैलेंस है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस सब ट्री। ये जो सब ट्री है इसकी हाइट कितनी है? 0। और इस सब ट्री की ये जो नोड है इसके 2 सब ट्री है ना, ये वाला सब ट्री एक जिसकी हाइट 2 है और ये सब ट्री जिसकी हाइट 2 है। दैट मीन्स ये नोड इम्बैलेंस हो गया है। ओके, सो दैट मीन्स नाउ ये जो ट्री है ये अब एबीएल है ही नहीं है, क्योंकि एबीएल ट्री में तो हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी रहती है। सो दिस इज नॉट एबीएल ट्री, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नोड इम्बैलेंस है। दैट मीन्स कि ये केस पॉसिबल है ही नहीं है। दैट मीन्स ये जो नोड है इसका फर्दर चाइल्ड नहीं हो सकता। ओके, सो हमारे पास ऐसा ही केस मिलेगा, एक नोड होगा उसका एक चाइल्ड होगा, या फिर सीधा लीफ नोड हम डिलीट करेंगे। इसके अलावा और कोई केस हमें देखने को नहीं मिलेगा एबीएल ट्री में।
आई होप क्लियर हो गया हो सबको। तो अब हाँ बोलो। ओके गुड। ओके सो अब हम बात करते हैं डिलीशन की। सो लेट्स अज्यूम कि एक W जो नोड है, लेट W इज द नोड दैट is to be deleted from the tree। ओके सो W एक नोड है जिसे डिलीट करना है आपको। नाउ अब आपको याद होगा कि जब एक मान लीजिए एक नोड है और इसका एक दो सब ट्री हो सकते हैं, है ना, ABL ट्री में। तो जनरली ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जो दोनों सब ट्री हैं इनकी हाइट सेम हो, मतलब इसकी भी हाइट h है, इसकी भी हाइट h है, या फिर हो सकता है इसकी हाइट h हो और इसकी हाइट h+1 हो, मतलब ये लेट्स कॉल इट T1, इट्स कॉल इट T2। तो T2 की हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब T2 हैवी है T1 से, है ना। या इसका उल्टा हो सकता है कि यहाँ हाइट h+1 हो और यहाँ हाइट h हो, दैट मीन्स T1 हैवी है। नाउ अब जब हम डिलीशन की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए हम एक हैवी सब ट्री से नोड डिलीट करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये नोड जो है इम्बैलेंस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट चेंज ही नहीं होगी। ये जो सब ट्री है इसकी हाइट चेंज नहीं होगी क्योंकि ये हैवी है, मतलब इसमें ज़्यादा नोड्स हैं। तो जब ये हैवी ट्री है और इसमें से एक नोड डिलीट होने से इसकी हाइट चेंज नहीं होगी अगर, तो ये नोड अनबैलेंस नहीं होगा। अनबैलेंस के चांस कब बनेगा? जब आप जो लेस हैवी ट्री है, जो सब ट्री है एक नोड का लेस हैवी सब ट्री, उसमें से नोड डिलीट करते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना है कि जैसे इंसर्शन में क्या होता था, नोड ऐड करने पर ये जो ट्रीज हैं इनकी हाइट इंक्रीज करती थी, फिर उसके पेरेंट्स की भी हाइट बढ़ती थी। लेकिन यहाँ क्या होगा, डिलीशन में हाइट डिक्रीज करेंगे। तो जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं तो उसके पेरेंट की हाइट घटेगी, देन पेरेंट के पेरेंट की हाइट घट सकती है। ओके, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। देन उसके पेरेंट की भी हाइट घट सकती है और ये प्रोसेस रूट तक होते हुए जा सकती है। मतलब ये जो फिनोमिना है ये रूट तक देखने को मिल सकता है, दैट मीन्स रूट तक की हाइट घट सकती है। तो हो सकता है कि वो रूट तक के नोड इम्बैलेंस हो सकते हैं, रेयरली होता है ऐसा, बट अप टू रूट नोड इम्बैलेंस हो सकते हैं और आपको फिर उन सबको रिस्टोर करना पड़ेगा। ओके तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी इम्बैलेंस के बारे में। तो सो लेट्स अज्यूम कि पहले जैसे ही मान लेते हैं कि जेड जो है नोड है वो सबसे पहले अनबैलेंस हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही एक नोड डिलीट करते हैं तो एक नोड डिलीट होगा। सो मान लेते हैं जेड जो है अनबैलेंस हुआ है सबसे पहले। ठीक है, लेट जेड इज द फर्स्ट नोड that have become 1 minute unbalanced। ओके सो जेड एक वो नोड है जो सबसे पहले अनबैलेंस हुआ है। ओके और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? जब आप W से ऊपर की साइड जाएंगे, W जो नोड डिलीट किया है ना, तो उसके ऊपर की साइड ट्रेवल करेंगे क्योंकि एंसेस्टर्स ही अनबैलेंस होते हैं। सो जेड इज द फर्स्ट नोड जो अनबैलेंस हुआ है। नाउ अब हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं, एक्स वाई नोड जो हमने पहले माने थे वैसे ही मानेंगे। सो ऑल्सो लेट वाई बी द चाइल्ड ऑफ जेड विथ लार्जर हाइट, मतलब हैवी है, मतलब हैवी है बात कर रहे हैं, विथ लार्जर हाइट। एंड एक और हम आगे मानेंगे x, एंड x be the child of y with larger height। ओके तो अब हम एक ट्री ड्रॉ कर लेते हैं उस जो सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग। सो हमने माना है कि जेड एक नोड है जो सबसे पहले इम्बैलेंस हुआ है, ये अज्यूम किया हमने जेड इम्बैलेंस हुआ है, और वाई जो है
क्या है, लार्जर हाइट वाला सब ट्री है जो नोड है एक्चुअली। तो y जो है ना जेड का चाइल्ड है और इसकी हाइट लार्जर है। दैट मीन्स जेड का ये जो सब ट्री जिसमें y है इसकी हाइट दूसरा सब ट्री जेड का जो है उससे ज़्यादा है हाइट। दैट मीन्स अगर हम इस सब ट्री को मान लें कि दिस इज T4, तो आज अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन जेड की हाइट, सॉरी y की हाइट ये T4 में जो रूट है उससे ज़्यादा है, या ये कहिए y का जो सब ट्री है, ये जो सब ट्री बनेगा y के साथ में इंक्लूडिंग y, जेड का ये वाला सब ट्री है ये लार्जर हाइट का है। दैट मीन्स ये हैवियर ट्री है, ठीक है, हैवियर सब ट्री है। ओके, तो ओबियसली डिलीशन कहाँ से हुआ होगा, T4 से, है ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि W जो है यहाँ पर था जो डिलीट हो रहा है। ओके, समझ गए होंगे आप मैंने W यहाँ क्यों नहीं लिया है, y के सब ट्री में क्यों नहीं लिया है, क्योंकि y की हाइट तो ऑलरेडी लार्जर है। अगर W को हम यहाँ से मानेंगे कि हम W को इस सब ट्री में से डिलीट कर रहे हैं तो ट्री हम अनबैलेंस होगा ही नहीं, जो कि हमारी एजम्पशन के अगेंस्ट है। ओके, सो y, और y का हमने माना था चाइल्ड, हैवियर चाइल्ड x। अब हम इसमें देखिए दो केसेस चल रहे हैं, एक x को मैं इधर भी ले सकता था, x को इधर भी ले सकता था, तो वो दूसरा केस है एक्चुअली। ओके, सो मैंने x को इधर माना है एंड x के दो सब ट्री होंगे, लेट्स कॉल देम T1 T2, एंड y का भी एक सब ट्री होगा एंड लेट्स कॉल इट T3। ओके, नाउ लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो डिलीशन हुआ है यहाँ पर, इस डिलीशन की वजह से ये सब ट्री की हाइट घटी है, और ये सब ट्री की हाइट घटने की वजह से क्या हुआ है, ये जेड अनबैलेंस हो गया, क्योंकि जेड ही जो फर्स्ट नोड है वो अनबैलेंस है, वाई और एक्स अनबैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, इनके साथ कुछ नहीं हुआ है। वैसे भी वाई इसका इस सब ट्री में डब्ल्यू का एंसेस्टर नहीं है, तो ये अनबैलेंस नहीं होगा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट शुड बी द हाइट्स ऑफ दीज ट्रीज। लेट मी चेंज द कलर। सो लेट्स अज्यूम कि T4 की जो पहले हाइट थी W को डिलीट करने से पहले वो H है, ठीक है, और डिलीट करने के बाद हाइट H-1 हो गई। ओके, नाउ अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डिलीट करने पर ट्री की हाइट नहीं बदलती है ना, तो अगर ट्री की हाइट बदलेगी नहीं तो फिर हमें ये केस डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि W डिलीट होने से ये T4 की हाइट कम हो गई है एक, सो H से होकर के नई हाइट हो गई है H-1, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी कि जेड की हाइट क्या होगी, एंड वाई की हाइट क्या होगी, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, ओके। सो कैन यू टेल मी वाई की हाइट क्या होना चाहिए और जेड की हाइट क्या होना चाहिए, ओके गुड ग्रेट। हाँ, तो y की हाइट क्या होगी H+1, क्यों होगी H+1, क्योंकि T4 की हाइट H थी, तो और हमने माना था कि y जो है ना हैवियर है, मतलब ये जो सब ट्री है ये हैवियर है, तो ओबियसली अगर इसकी हाइट H है तो ये H+1 होगी। अगर हम H मान लेंगे तो ये हैवियर वाला जो हमारा अजम्पशन थी ये उसके अगेंस्ट चला जाएगा, और हैवियर नहीं भी होगा तो फिर ये इनबैलेंस भी नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं हैवियर है, इसलिए आप देख रहे हैं दोनों में, अब जो करंटली अगर हाइट देखें तो H+1 और H-1, तो ओबियसली जेड अनबैलेंस हो गया है, और जेड की हाइट क्या होगी एक ज़्यादा H+1 से, दैट मीन्स H+2। तो ये हमारी सारी एजम्पशंस को सेटिस्फाई कर रहा है H+2। ओके, सो ये जो सब ट्री है इसकी हाइट घटने की वजह से जेड जो है अनबैलेंस हो गया है। नाउ y की हाइट हो गई, y के बाद अब व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ x, x की हाइट एक कम होगी ओबियसली h, और हमें एक कम क्यों है, क्योंकि मैं आराम से x की हाइट बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है x इज़ द हैवियर सब ट्री, तो अगर H+1 है तो ये h होगी, और इसकी हाइट क्या होगी फिर
तो हैवियर है तो पॉसिबिलिटी है, हैवियर में दोनों की इक्वल भी हो सकती है, लेकिन हम दोनों में से किसी को फिर हैवियर ले सकते हैं। तो इस T3 की हाइट जो है H-1 और H भी हो सकती है, दो हाइट पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी होगी, एक होगी इनमें से। ठीक है, अगर दोनों की H है तो हमारी हैवियर एजम्पशन के सामने दिक्कत होगी, लेकिन हम चूंकि दोनों की इक्वल है तो हम किसी को भी हैवियर मान सकते हैं। सो कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। व्हाट अबाउट द हाइट्स ऑफ दीज नोट्स, दीज सब ट्रीज? ओबियसली अगर हम माने कि H है तो इसकी हाइट H-1 होना चाहिए, है ना। और इसकी हाइट क्या हो सकती है फिर, जब इसकी हाइट H-1 है तो, क्योंकि X बैलेंस है, इसकी हाइट भी H-1 हो सकती है ना। जब ये H-1 है तो ये भी H-1 हो सकती है। और क्या हो सकती है, H-2 भी हो सकती है, H-2 भी हो सकती है जब H-1 है तब ये। ठीक है, मैं कनेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें। जब ये हाइट H-1 है तो इसकी भी हाइट H-1 हो सकती है और H-2 हो सकती है। नाउ अब इसमें उल्टा ये भी हो सकता है कि ये जो सब ट्री है इसकी हाइट H-1 हो सकती है ना, क्योंकि x की हाइट h है, हो सकता है ये है भी हो। तो इसकी हाइट अगर H-1 है तो इस सब ट्री की हाइट क्या हो सकती है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी भी H-1 हो, जो कि हम पूरे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और H-2 पॉसिबल है, ठीक है ना, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी। सो ये हो गया आपका सब ट्री की जो करंट सिनेरियो है। नाउ अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली जब हमारा ट्री अनबैलेंस हो गया है तो ये हमारा ABL ट्री नहीं रहेगा। तो ABL ट्री बनाने के लिए हमें इसे इसके हाइट बैलेंस प्रॉपर्टी जो है उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। सो वी विल डू दिस काइंड ऑफ रोटेशन, है ना। सो रोटेशन का मतलब हुआ मिडिल की ऊपर प्रमोट होगी और जो हायर की है ये नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो यू कैन कॉल इट रोटेशन YZ। और नया ट्री कैसे बने, क्या होगा आपका, लेट मी चेंज द कलर। Y विल बिकम द रूट, है ना, एंड Z इसका चाइल्ड बन जाएगा और Z का सब ट्री जो T4 है एज इट इज रहेगा। इसमें से अब W जा चुका है। ओके, इसकी हाइट H-1 है। Y का चाइल्ड X रहेगा और X के चाइल्ड्स जो सब ट्रीज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये T1, ये T2 एंड जो Y का राइट सब ट्री T3 था जो Y के राइट में रहेगा, लेकिन चूंकि ये Z के लेफ्ट में था तो ये Z के लेफ्ट में होना चाहिए। दैट मीन्स T3 यहाँ आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइट्स ऑफ दिस नोट्स। अच्छा, Y की हाइट कितनी थी, अच्छा यहाँ पर आते हैं हम। T3 की हाइट कितनी थी, H-1 और H। ओके, तो Z की हाइट क्या हो सकती है, या तो H होगी क्योंकि दोनों की H-1 अगर है तो H हो सकती है, और क्या हो सकती है, H+1। ये हाइट अगर H हुई तो, है ना। इस ट्री की दो हाइट पॉसिबल है ना, कोई सी भी एक हाइट होगी, एक साथ दो हाइट नहीं होंगी लेकिन कोई सी एक होगी इनमें से वैल्यू, तो H+1। सो Y की हाइट क्या होगी फिर, लेट्स टॉक अबाउट हाइट ऑफ H। H की हाइट, X की हाइट सॉरी, H होगी क्योंकि इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। और ये जो हाइट थी H-1 रहेगी, तो इसकी हाइट H-1 और H-2 पॉसिबल है। अगर ये हाइट और इस सब ट्री की हाइट अगर H-1 है तो इसकी हाइट या तो H-1 होगी और H-2 होगी। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए ये हाइट्स। ठीक है, ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा। एंड जब हाइट ये है H की, X की हाइट H है, इसकी भी हाइट H है, तो Y की हाइट H हो सकती है या फिर H+1 हो सकती है।
सॉरी H+2 हो सकती है। सो व्हाट अबाउट द थिंग्स हियर, क्या ट्री बैलेंस है? आप देखेंगे एक्स बैलेंस है क्योंकि एक्स की हाइट एच है और इसके सब ट्रीज की हाइट, ये तो बैलेंस थे ही ऑलरेडी, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो H-1 अगर इसकी हाइट है तो इसकी हाइट या तो H-1 होगी या H-2 होगी, तो डिफरेंस लिमिट में है, या तो डिफरेंस 0 का होगा या 1 का होगा। अगर ये सिचुएशन है कि इसकी हाइट H-1 है तो इसकी H-1 या H-2, तो डिफरेंस भी लिमिट में है, दैट मीन्स एक्स बैलेंस है। व्हाट अबाउट जेड? जेड के केस में अगर दोनों की हाइट H-1 है तो जेड की डिफरेंस कितने का हुआ? 0 का। और एक की हाइट h है, एक की H-1 है, तो डिफरेंस 1 का, दैट मीन्स जेड बैलेंस है। नाउ व्हाट अबाउट वाई? तो जेड भी बैलेंस है और एक्स भी बैलेंस है, तो जब दोनों चाइल्ड बैलेंस हैं तो ऑब्वियसली अब यहाँ देखें तो अगर दोनों की हाइट h है तो y बैलेंस होगा, अगर एक की हाइट h है और एक की हाइट H+1 है तब भी y बैलेंस है, दैट मीन्स आपका ट्री बैलेंस रहेगा। ओके, सो दिस इज द वन केस जो डिलीशन में आपको देखने को मिल सकता है। एक, जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले केस में भी सिमेट्रिक केस आपको देखने को मिला था, वैसा भी यहाँ हो सकता है। मतलब आपका एक ट्री ऐसे भी हो सकता है, जेड देन यहाँ वाई देन एक्स, एक्स के सब ट्री T1 T2, लेट्स कॉल इट T3 एंड T4, और W यहाँ से डिलीट हुआ है, W एक नोड है जो यहाँ से डिलीट हुआ है। ओके, और Z अनबैलेंस हुआ होगा। तो ये केस और दोनों, ये वाला केस दोनों सिमेट्रिक हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ जो हमने पिछले डिस्कशन में यूज किए थे, सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। ठीक है, सो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर केस। सो ये जो केस है दोनों के दोनों ये सिंगल रोटेशन केस हैं। ओके, जब एक ये एक मतलब स्क्यूड साइड टाइप से आप देख सकते हैं, ये इट इज स्क्यूड ट्री, तो एक्स वाई जेड जब आपके स्क्यूड फॉर्म में है तब आपका सिंगल रोटेशन का केस बनता है। ओके, तो ये सिंगल रोटेशन का केस है, और सिंगल रोटेशन के केस में एक ही रोटेशन आपको करना पड़ता है और ट्री बैलेंस हो जाता है। नाउ लेकिन अब एक दूसरा केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डबल रोटेशन का केस है। सो लेट मी ड्रॉ द ट्री। तो डबल रोटेशन का केस ऐसे बनेगा जैसे पिछले में भी देखा था हमने, जेड, जेड का चाइल्ड वाई, वाई का चाइल्ड एक्स, एंड वाई का सब ट्री है T1 एंड दिस इज T2 T3 T4। ओके, और वही अजम्पशन है कि जेड इज द फर्स्ट नोड जो कि अनबैलेंस हुआ है, वाई उसका हैवियर चाइल्ड है और वाई का हैवियर चाइल्ड एक्स है। ठीक है, सेम अजम्पशंस है। नाउ ओबियसली जब जो डिलीशन है वो यहाँ से हुआ होगा W का, क्यों? क्योंकि हैवियर साइड से आप डिलीट करेंगे तो ट्री की हाइट नहीं घटती है और फिर नोड अनबैलेंस नहीं होगा। सो W जो है ना यहाँ से डिलीट हुआ है एक्चुअली। ओके, डॉट डिलीट होने की वजह से टी की हाइट, ये जो T4 है इसकी हाइट घट गई है। तो अज्यूम लेट मी चेंज द कलर। ना अज्यूम कर लेते हैं कि T4 की हाइट h थी डिलीशन से पहले और अब घट करके H-1 हो गई है। तो बाय द सेम लॉजिक ये जो y है इसकी हाइट क्या रहेगी? H+1। ओके, क्योंकि एक ज़्यादा थी तो h है तो इसकी H+1 रहेगी, और अब इसकी हाइट H+1 और ये H-1, तो दोनों में आप देख सकते हैं 2 का डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स जेड अनबैलेंस हो गया है। और जेड की हाइट क्या रही होगी? H+2। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ x? सो ओबियसली x y का हैवियर सब ट्री है, तो इसकी हाइट हम h मानेंगे। एंड जब इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट H-1। ठीक है, दोनों इसकी h हाइट भी हो सकती है क्योंकि हम हैवियर मान के चल रहे हैं, तो नेसेसरी नहीं है दोनों में से दोनों ट्री है सेम हाइट के भी हो सकते हैं, तो आप किसी को भी फिर x मान सकते हैं, चाहे इधर मान लीजिए x, चाहे इधर मान लीजिए।
ओके, सो इधर हाइट h-1 है। नाउ ये जो सब ट्रीज है इनकी हाइट क्या होगी? अब इनमें से हो सकता है दोनों की हाइट सेम हो या दोनों की हाइट अलग अलग हो। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस सब ट्री की हाइट h-1 है, ठीक है, और तो इसकी हाइट भी h-1 हो सकती है, या फिर एक कम हो सकती है, h-2 भी हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली यहां भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस सब ट्री की हाइट h-1 हो सकती है। तो जब इसकी हाइट h-1 है तो इसकी हाइट भी h-1 हो सकती है और h-2 हो सकती है, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई एक केस पॉसिबल होगा, दोनों केस पॉसिबल नहीं होंगे। ओके, सो ये जो केस है इसमें हमें रोटेशन करना है। रोटेशन हमेशा जो है सबसे, यहाँ पे जो रोटेशन होगा सबसे पहले हमें इस ट्री को ऐसे लोकली रोटेट करना होगा, क्योंकि हम अब मिडिल की को ऊपर डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। सिंगल रोटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ? क्योंकि इसमें जो मिडिल की है वो एक्स है, वाई नहीं है, ध्यान रखना है। एक्स इज द मिडिल की, और मिडिल की को आप ऊपर डायरेक्टली ऐसे नहीं ले जा सकते एक बार में, जेड की जगह पर ले जाएं जैसे कि आप। तो इसमें एक रोटेशन में काम इसीलिए नहीं होता है, हम एक्स को सीधे ऊपर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वैसे एक्स ऊपर आएगा लेकिन 2 बार में आएगा। तो सबसे पहले हमें रोटेशन यहाँ इस लेवल पर करना पड़ेगा। तो इसमें वाई और जेड, सो इन केस में इस ये जो नोड है इसके केस में वाई जेड वाई एक्स जो है ना रोटेशन होगा, सॉरी रोटेशन एक्स वाई लिखेंगे, मिडिल की है। सो रोटेशन एक्स, मिडिल की एक्स है तो एक्स वाई। ओके, सो पहले हम एक रोटेशन ये कर देते हैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। सो रोटेशन की वजह से एक्स ऊपर चला जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा। सो एक्स यहाँ आ गया, वाई एक्स का चाइल्ड बन गया, ओके। और वाई का जो चाइल्ड t1 था वो रहेगा, जिसकी हाइट h-1 थी। ये काम करते हैं, हाइट अब दूसरे कलर से लिखेंगे, t1 एंड x का ये जो सब ट्री है ये कहाँ रहेगा? t3 x के राइट में। सो t3 x के राइट में ही रहेगा, ओके। और y के राइट में क्या आ जाएगा? t2, ओके। ये ट्री मैं फिट जो कर रहा हूँ वो आप ध्यान रखेंगे, सर्च प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि y के राइट में t2 राइट में ही रहेगा, क्योंकि t2 को और कहीं नहीं लगा सकते हम, y के राइट में ही जाएगा, क्योंकि ये y के राइट में था। तो हमारी सर्च प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। और z के केस में अब z यहाँ रहेगा, हमारी प्रॉपर्टी अभी मेंटेन्ड है, और t4 यहाँ। तो अब हम हाइट्स लिख देते हैं। करंट हाइट अगर लिखें तो h-1, व्हाट इज द हाइट ऑफ x? x की हाइट, अब एक मिनट, t1 t2 की हाइट, y की हाइट क्या है? y की, पहले y की हाइट भी t1 t2 से डिसाइड होगी। सो t1 और t2, t1 की हाइट h-1, t2 की हाइट h-1, सो y की हाइट होगी h। और t3 की हाइट क्या थी? t3 की हाइट h-1 और h-2 है। सो h-1 हो सकती है और h-2 हो सकती है। दोनों ही केस में ये हैवी है, तो ओबियसली जो x की हाइट है वो h+1 रहेगी। और सो z की हाइट h+2 रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक रोटेशन किया, इसके बाद भी z अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइट h-1 और ये h+1 है। तो अभी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो सिंगल रोटेशन वाला केस आ गया है। तो अब हम रोटेशन ये वाला ऐसे करेंगे, दैट मीन्स एक्स के अराउंड रोटेशन होगा। सो रोटेशन एक्स जेड हम करेंगे। तो रोटेशन एक्स जेड जैसे ही आप करते हैं तो आपका ट्री अब रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये सिंगल रोटेशन वाला केस होता है। तो इसमें क्या होगा, एक्स ऊपर आएगा प्रमोट होकर के, है ना, एक्स यहाँ आ गया, और जेड कहाँ चला जाएगा? डिमोट होकर के एक्स जो है ना जेड के नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स जेड के एक्स के राइट में चला जाएगा जेड।
और y वहीं रहेगा जहाँ अभी है, दैट मीन्स x के लेफ्ट में, एंड y के सब ट्री भी एज इट इज रहेंगे, t1 t2, ओके। एंड z के सब ट्रीज कौन कौन होंगे, एक तो होगा t4 जो कि राइट में था, राइट में ही है, और लेफ्ट में क्या आएगा, जो x का राइट था, x का राइट था t3, सो t3 आपका यहाँ आ गया। अब अगर हम इनकी हाइट्स की बात करें तो t1 t2 की हाइट h-1 थी, तो ये हाइट h है, और t3 की हाइट कितनी थी, h-1 और h-2, या तो h-1 होगी और h-2 होगी। t4 की हाइट कितनी थी, h-1, सो h-1 दोनों की या तो h-1 होगी या एक की h-2 और एक की h-1 होगी, तो ऑब्वियसली z की हाइट कितनी हो जाएगी, h-1 प्लस h, और अब दोनों इक्वल हाइट के हैं तो x की हाइट होगी h+1, तो आप देख रहे हैं x की हाइट घट गई है, और ये अब ये दोनों की हाइट सेम है, और आपका ट्री बैलेंस हो गया है, ओके। और जब बैलेंस हो गया दैट मीन्स ऑल नोड्स आर नाउ बैलेंस्ड। इनकी तो बैलेंस प्रॉपर्टी में कोई चेंज होता नहीं है, y z और x तीनों बैलेंस हो गए हैं, सो आपका ट्री ABL हो गया है, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोटेशन ऑपरेशंस। ये जो रोटेशन ऑपरेशन हमने डिस्कस की है, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो मैं लेट मी टेल यू द रोटेशन, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रोटेशन इज θ1। θ1 क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, क्योंकि जब आप रोटेशन करते हैं, सो लेट्स सी दिस रोटेशन, जैसे मैंने ये रोटेशन किया, तो मैंने क्या किया एक्चुअली, कुछ पॉइंटर्स एक्सचेंज किए हैं। जैसे मैंने क्या किया कि x जो कि z का चाइल्ड था, लेकिन मैंने अब इसका चेंज करके क्या कर दिया, z को x का चाइल्ड बना दिया, तो कुछ पॉइंटर्स एक्सचेंज किए मैंने इनके, x और z के, और x के जो राइट साइड का जो पॉइंटर था, बाइनरी ट्री में दो पॉइंटर्स होते हैं, तो उसमें z का एड्रेस रख दिया, और z के लेफ्ट में x का एड्रेस था, उसकी जगह पे मैं ओवरराइट करके मैंने t3 का जो रूट था उसका एड्रेस डाल दिया। सो दो पॉइंटर्स यहाँ एक्सचेंज किए, और y के केस में यहाँ कुछ भी नहीं किया मैंने, एज इट इज है, ओके। सो दैट मीन्स जो आपका रोटेशन ऑपरेशन है, इसमें कुछ पॉइंटर्स एक्सचेंज करना पड़ते हैं, ओके। और पॉइंटर्स को एक्सचेंज करने में जो ट्री के साइज पर वो डिपेंड नहीं करता है, सो सम 2 या 4 पॉइंटर्स आपको एक्सचेंज करना पड़ेंगे, और आपका काम रोटेशन का हो जाता है। सो दैट मीन्स आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है नंबर ऑफ नोड्स पर डिपेंडिंग कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ कॉन्स्टेंट टाइम, ओके। सो ये जो ABL ट्री है, इसमें जो ऑपरेशन है ये कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन है। सो नाउ ABL ट्री में अब आप देख सकते हैं कि इंसर्शन भी आप लॉगरिथम टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट एटमोस्ट log n रहेगी, क्योंकि ट्री बैलेंस है, बैलेंस रखने का पर्पज यही हमारा था। तो इसमें इंसर्शन, डिलीशन और सर्च, ऑल ऑपरेशंस आर लॉगरिथमिक। इंसर्शन कॉमा डिलीशन and search, all are logarithmic operation। सो लॉगरिथमिक ऑपरेशन का मतलब क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ नोड्स का लॉग है, दैट मीन्स log n, ठीक है, log n, थीटा log n। सर्च के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा log n है, 1 मिनट सॉरी, डिलीशन के लिए भी है, और वही इंसर्शन के लिए भी है थीटा log n, क्योंकि रोटेशन से कांस्टेंट टाइम ऐड होता है बस, ठीक है। सो दिस इज योर ABL ट्री। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। तो नाउ आप एज ए होमवर्क का कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके कुछ बुक्स में या कहीं भी इंटरनेट पर मिल जाएगा, आप वो एग्जाम्पल्स करिए, ओके। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, ओके। सो लेट मी क्लोज द डिस्कशन ऑन ABL ट्री।